नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं। आज हम लोग देखेंगे कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साइटोलॉजी इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कोशिका का अध्ययन किया जाता है। पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 ईस्वी में। लेकिन इसके बाद खोजा गया कोशिका एक मृत कोशिका था जो करकैम्बियन से खोजा गया था। इन्होंने ही सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज की थी। नोट: संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज जे थॉम्सन और जेड जॉनसन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल एम रस्का के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटनी वॉन लूमेनहॉक के द्वारा किया गया था। इन्होंने जीवाणु की खोज भी किए थे। हालांकि जीवाणु का नामांकन एहेन वर्ग के द्वारा किया गया था। सूक्ष्म विज्ञान यानी जीवाणु विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी का जनक ल्यूमेनहॉक को कहा जाता है। स्लाइडेन एम स्वान को नासाइडन एम स्वान से नामक विद्वान ने सेल थ्योरी दिया, जिसके अनुसार कहा गया कि प्रत्येक सजीव का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई सेल थ्योरी दिया, जिसके अनुसार कहा गया कि प्रत्येक सजीव या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई सेल कहलाता है। सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ ने प्यूलिरियो निमोनिया लाइक आर्गेनिज है, जिसे ही माइक्रोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम भी कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र कोशिका होता है। सेल दो प्रकार का होता है: अविकसित कोशिका, इसमें लगभग सभी कोशिकांग सेलो ऑर्गेनोल्स अविकसित होता है। इस प्रकार के कोशिका को डीएनए तथा आरएनए जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म से संबंधित होता है। इसमें 70S 50S + 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अविकसित कोशिका के अंतर्गत पीपीएलओ या माइक्रोप्लाज्मा, नीला हरित शैवाल या रिकेट्सिया, बैक्टीरिया फेज इत्यादि को शामिल किया जाता है। विकसित कोशिका यूकैरियोटिक सेल, इस प्रकार की कोशिका में सभी कोशिकांग सेल ऑर्गन पूरी तरह से विकसित होता है। सभी विकसित कोशिका में 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। सभी विकसित कोशिका को दो भागों में बांटा गया है: पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और जंतु कोशिका एनिमल सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर: कोशिकांग प्लांट सेल और एनिमल सेल। कोशिका भित्ति में प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल इसमें दोनों होता है। क्लोरोप्लास्ट में प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल इसमें नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम में प्लांट सेल नहीं पाया जाता है और एनिमल प्लांट पाया जाता है। और रिक्तिका वैक्यूल अधिकांश भाग इसमें होता है और बहुत छोटा या विलुप्त बिल्कुल नहीं होता है। इसमें गोल्जी बॉडी, इसमें प्लांट सेल पाया जाता है, इसमें एनिमल सेल पाया जाता है। न्यूक्लियस, इसमें प्लांट सेल पाया जाता है और एनिमल सेल में भी एनिमल सेल पाया जाता है। उसके बाद राइबोसोम में भी प्लांट सेल है और एनिमल सेल इसमें भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल, इसमें भी प्लांट सेल होता है, इसमें भी होता है। कोशिका के प्रमुख अंग: डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द सेल। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रत्येक कोशिका जिस झिल्ली से घिरा हुआ रहता है उस झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। यह प्लाज्मा झिल्ली फोटोफिलोस्पिड का बना होता है, जिसे प्रोटीन एवं वसा दोनों पाया जाता है।
प्लाज्मा झिल्ली एक अर्ध परागण या सेमी पेरिमेबल झिल्ली होता है, अर्थात यह झिल्ली कोशिका के अंदर उपयोग पदार्थ को आने को देता है, लेकिन कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केवल अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलने देता है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, प्रसारण एवं विसरण ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन विधि के द्वारा नियंत्रण होता है। प्लाज्मा झिल्ली के संबंध में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगल एवं निकलसन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा। प्लाज्मा झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले द्रव को जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है, जिसे दो भागों में बांटा गया, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा, केंद्रिका द्रव न्यूक्लियस प्लाज्मा। प्लाज्मा झिल्ली दो भागों में बांटा गया है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन्स और केंद्रिका झिल्ली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रिका झिल्ली के बीच में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। केंद्रिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले द्रव पदार्थ को केंद्रिका द्रव या न्यूक्लिक प्लाज्मा कहा जाता है। जीव द्रव में 80% से भी अधिक भाग में पानी पाया जाता है, शेष भाग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा पाया जाता है। जीव द्रव एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है जिसमें स्कंदन कॉन्जुलेशन का गुण पाया जाता है। कोशिका द्रव में ब्राउनी गति पाई जाती है। जीव द्रव के अंदर ही कोशिका के विभिन्न अंग पाया जाता है। माइक्रोकांडिया प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसे बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। डीएनए केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट हरित लौक में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रिप्लिकेशन, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा पाइरुविक अम्ल का पूरी तरह से विखंडन के फलस्वरूप 80 × 2 = 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी एडर्सन ट्रिपी फोटोसेफ होता है। एटीपी को कोइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक में थैलीनुमा संरचना पाया जाता है, जिसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है। गोल्जी का मुख्य कार्य कोशिका श्वसन, सेलुलर सेक्रेशन करना, अतः गोल्जी बॉडी को डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, आणविक परिवहन का नियंत्रक नाम से भी जाना जाता है। गोल्जी बॉडी से विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलता है जो लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिंग, जल अपशिष्टीय, घटनीय एंजाइम पाया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कोशिकीय पाचन, सेलुलर डाइजेशन का कार्य किया जाता है। कभी कभी लाइसोसोम की झिल्ली फट जाने के कारण यह एंजाइम पूरे जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म में फैल जाता है और कोशिका के सभी अंग को पचा डालता है। अतः लाइसोसोम को डी दुबे नामक विद्वान ने कोशिका की आत्महत्या की थैली सुसाइडेबल बैग ऑफ सेल के नाम से रूप में भी परिभाषित किया। लाइसोसोम को कोशिका का परमाणु बम के नाम से भी जाना जाता है। अंतःस्रावी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकल। यह प्रत्येक कोशिका में इकाई झिल्ली से निर्मित एक संरचना है जो कोशिका का कंकाल का निर्माण करता है। यह दो प्रकार का होता है, चिकना अंतःस्रावी जालिका और खुरदरा रुगड़ा अंतःस्रावी जालिका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ग्लाइकोजन संग्रह में सहायता करता है और रफ में राइबोसोम पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। नोट: राइबोसोम केंद्रक में डीएनए और आरएनए के रूप में भी पाया जाता है। रिक्तिकाएं
यह मुख्य रूप से पादप कोशिका में पाया जाता है। पेड़ पौधा में स्फीति ट्रेजर का गुण रिक्तिका के कारण ही उत्पन्न होता है। नोट, पौधा के तना में प्रकाशनवर्धन फोटोप्रिज्म का गुण इसी के कारण उत्पन्न होता है। लॉक प्लास्टिड, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह 3 प्रकार के होता है। आणविक लवक, यह पेड़ पौधा के उन हिस्सों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। यह भूमिगत तना एवं जड़ में पाया जाता है। यह सफ़ेद रंग का होता है। वर्णिक लवक क्रोमोप्लास्ट, यह रंगीन होता है जिसके कारण फल फूल रंग अलग अलग होता है। यह कई प्रकार का होता है, जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण, मिर्च का लाल रंग कैप्सिन के कारण, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, सेब का लाल रंग राइबोफ्लोविन या एंथोसाइनिन के कारण, बैगन का बैगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण, जामुन का जामुनी रंग एंथोसाइनिन के कारण। इसके बाद आलू का हरा रंग सेलोनिन के कारण, प्याज का पीला रंग क्वेरेसिटिन के कारण, फूल या गेंदा का पीला रंग जेनोथोफिल के कारण, पपीता का पीला रंग कैरिकोजेंथिन के कारण, पत्ती का पीला रंग कैरोटीन के कारण, बादाम का कुड़वाहट एमाइलेडिन के कारण, खीरे का कुड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण, बेल का कुड़वाहट मार्मोलोनिस के कारण। इसके बाद पीपल का कड़वाहट आलिमोरेसिन के कारण, करेला का कड़वाहट मेमोडर्कोसाइड के कारण, मूली का कड़वाहट आइसोसाइनेट के कारण, मिर्च का चरपराहट कैप्सिन के कारण, आंवले का कैसालापन टैनिन के कारण। नोट, खून का लाल रंग हेमोग्लोबिन के कारण, मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण, मंगल का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, यह केवल हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसकी खोज सीपर नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। हरित लवक खोज क्लोरोप्लास्ट 2 का बना होता है जिसका मुख्य घटक मैग्नीशियम होता है। क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषण अवयव है क्योंकि क्लोरोफिल के द्वारा ही सूर्य के प्रकाश को शोषित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद किया जाता है। अतः क्लोरोफिल को प्लांट किचन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोफिल के भीतर पाए जाने वाले कण को एस्टोमा कहा जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण का अप्रकाशित प्रक्रिया डार्क रिएक्शन होता है। नोट, प्रकाश संश्लेषण का अप्रकाशित प्रक्रिया ग्रेना में संपन्न होता है। केंद्रक न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष यानी सेंट्रल हॉल ऑफ द सेल कहा जाता है। प्रत्येक केंद्र के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है और इस केंद्रिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रिका द्रव कहा जाता है, जिसे डीएनए और आरएनए एवं गुणसूत्र क्रोमोसोम पाया जाता है। केंद्र के अंदर पाए जाने वाले धागानुमा संरचना को गुणसूत्र कहा जाता है, जो क्रोमैटिक का बना होता है। यह क्रोमैटिक रासायनिक तौर पर न्यूक्लिक प्रोटीन होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम को आनुवंशिक गुण का वाहक कहा जाता है। माता पिता से बच्चों में आनुवंशिक गुण क्रोमोसोम के द्वारा आता है, किंतु आनुवंशिक गुण के लिए उत्तरदायी कारक होता है। जीन की खोज जोहानसन के द्वारा किया गया था। यह भी डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। प्रत्येक जीन गुणसूत्र का सजा रहता है। क्रोमोसोम के माध्यम से ही जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की गति करता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम मैट्रिक्स एवं डीएनए का बना होता है। इसकी खोज रॉबर्ट
स्ट्रामबर्ग के द्वारा 1889 में किया गया था। मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा यानी होता है 46, जिसमें जोड़ा लिंग सेक्स क्रोमोसोम 22 जोड़ा और अलैंगिक गुणसूत्र ऑटोसोम पाया जाता है। मेल में सेक्स क्रोमोसोम XY और फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम XX होता है। बच्चों में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर काम करता है। 22 जोड़ा गुणसूत्र जिसमें ऑटोसोम कहा जाता है, यह शरीर के अन्य अंगों के निर्माण में भी मदद करता है। नाभिकीय अम्ल न्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा किया गया था। नाभिकीय अम्ल में न्यूक्लियोटाइड हजारों अणु का पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में पेंटोन शुगर फॉस्फोरिक एसिड एवं नाइट्रोजन बेस मदद करता है। पेंटोज शुगर 2 प्रकार का होता है। राइबोस शुगर, यह आरएनए में पाया जाता है, और डाईऑक्सी राइबोस शुगर, यह डीएनए में पाया जाता है। यह डीएनए में पाया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड के कारण ही न्यूक्लिक एसिड की प्रवृत्ति अम्लीय होता है। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का होता है। प्यूरिन बेस, यह 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और गुआनिन एज। पायरिमिडाइन बेस यह 3 प्रकार का होता है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेलिक्स। डीएनए में पायरामिडाइन बेस का प्रकार होता है थायमिन और साइटोनिन। आरएनए में पायरामिडाइन बेस प्रकार होता है यूरेसिल और साइटोनिन। डीएनए में थायमिन क्षार के स्थान पर यूरेसिल क्षार पाया जाता है। नाइट्रोजन बेस हमेशा जोड़ा बनाकर रहता है, जिसमें एक प्यूरिन बेस हमेशा पिरामिडिन बेस के साथ जोड़ा जाता है। डीएनए डाईऑक्सी फॉस्फो न्यूक्लिक एसिड। वाटसन एवं क्रिक नामक विद्वान ने 1953 में डीएनए का द्विकुंडल नामक डबल हेलिक्स मॉडल दिया। 1962 में डीएनए के एक्सरे विश्लेषण के आधार पर वाटसन एवं क्रिक के साथ साथ विल्किंस नामक विद्वान को संयुक्त रूप से चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। डीएनए के द्विकुंडल बेस 20 होता है। वही डीएनए को न्यूक्लियोटाइड के बीच में भी 3.4A होता है। एंगस्टन और ये प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का प्रयोग कॉन्सबर्ग नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। उन्होंने परख नली टेस्ट ट्यूब में कृमि वृद्धि में डीएनए तैयार किया था। जेनेटिक कोड की खोज भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। उन्होंने सर्वप्रथम ईस्ट कवक यानी फंगी में स्थानांतरण आरएनए टीआरएनए से कृत्रिम विधि से जीन संश्लेषण किया था। जंपिंग जीन की खोज बारबरा मॉक्सीटॉप्स के द्वारा किया गया था। क्रोमोसोम थ्योरी बारबेरी एवं शटन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। सजीवों के आधुनिक इकाई या सजीवों का ब्लूप्रिंट डीएनए को कहा जाता है, जबकि आनुवंशिक गुण के लिए उत्तरदायी कारक जीन होता है। नोट: कुछ विषाणु वायरस जैसे गोल्जी कोलीफेज वायरस में एकल क्षण सिंगल स्ट्रैंड वाला डीएनए पाया जाता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए एक क्षण वाला एवं संरचनात्मक, जिसमें राइबो पेंटोज शुगर पाया जाता है। डीएनए में आंतरिक संरचना के सामान्य लगभग आरएनए की भी आंतरिक संरचना होती है, किंतु डीएनए के थायमिन क्षार के स्थान पर आरएनए के यूरेसिल क्षार पाया जाता है। आरएनए में राइबोसोम पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य काम प्रोटीन संश्लेषण करना है, किंतु कुछ विषाणु में यह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी काम करते हैं, जैसे टोबैकोमोसिक वायरस। टीएमवी कोशिका विभाजन सेल डिवीजन, यह 3 प्रकार का होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन
अभिसूत्री विभाजन, इस प्रकार के कोशिका विभाजन की खोज वाल्थर फ्लेमिंग नामक विद्वान के द्वारा किया गया। इस प्रकार का कोशिका विभाजन अविकसित होता है एवं कुछ जीवाणु में संपन्न होता है। इस प्रकार के विभिन्न विभाजन केंद्र सीधे दो भागों में विभाजित होता है, अतः इस विभाजन को डायरेक्ट डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की कोशिका को विभाजन में बाइनरी फ्यूजन द्विखंडन घटनाएं घटती है। नोट: नीला हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी, फफूंद, यीस्ट, अमीबा इत्यादि में इसी प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन मिटोसिस डिवीजन, इसकी खोज वाल्थर वॉन फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। इस विभाजन को अप्रत्यक्ष विभाजन कहा जाता है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन क्रोमोसोम की संख्या, जनक कोशिका एवं संतान कोशिका दोनों में बराबर होता है। साथ ही एक जनक कोशिका से दो संतान कोशिका उत्पन्न होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन केवल एक चरण में संपन्न होता है। हमारे शरीर में निरंतर टूट फूट की क्षति भरपाई करने के समसूत्री कोशिका विभाजन उत्तरदायी होता है। घाव या जख्म को भरने के समसूत्री कोशिका विभाजन का उत्तरदायी होता है। नोट: हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कायिक या लैंगिक कोशिका सेल, और उसमें लैंगिक कोशिका। कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन कोशिका होता है, जबकि लैंगिक कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। मेल में शुक्राणु स्पर्म और फीमेल अंडाणु लैंगिक कोशिका कहलाता है। यह इस दोनों को छोड़कर शरीर की सभी कोशिका को कायिक या अलैंगिक कोशिका कहा जाता है। समसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन को दो अवस्था में बांटा गया है। केंद्र विभाजक: समसूत्री विभाजन में केंद्र विभाजन 5 चरण में संपन्न होता है। अंत में यह एक केंद्रक से दो संतान केंद्रक का निर्माण होता है। अंतरावस्था इंटरफेज, इसमें केंद्र विभाजन करने से सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, किंतु विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाती, अर्थात इस अवस्था को विभाजन से पूर्व अवस्था कहा जाता है। पूर्वावस्था प्रोफेज, इस अवस्था में केंद्र की केंद्रिका झिल्ली टूट जाती है तथा तुर्क तंतु स्पेंडल फाइबर का निर्माण होता है। इसी अवस्था में क्रोमोसोम तुर्क तंतु से जुड़ने लगता है। माध्यमावस्था मेटाफेज, यह केंद्र विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है जिसमें तुर्क तंतु का निर्माण होता है। पश्चावस्था एनाफेज, इस अवस्था में गुणसूत्र पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। अंत्यावस्था टेलोफेज, यह केंद्र विभाजन की अंतिम अवस्था होती है जिसमें केंद्र की कोशिका झिल्ली फिर से आ जाती है, अर्थात केंद्र से दो संतान केंद्र का निर्माण होता है। कोशिका द्रव विभाजन साइटोकिन्सिस, इस अवस्था में कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म का विभाजन होकर पूरी तरह से कोशिका के दो संतान कोशिका डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। एक कोशिकीय जंतु यूनिसेलर एनिमल में जनन का साधन समसूत्री विभाजन ही है। अर्धसूत्री विभाजन मेयोसिस डिवीजन, इसको फार्मर मोरे नामक विद्वान ने किया था। इस पर कोशिका विभाजन में फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 4 संतान कोशिका विभाजन होता है। इस विभाजन में जनक कोशिका की तुलना में संतान कोशिका में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या अधिक हो जाती है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में विभाजन की प्रक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। केंद्रिका विभाजन और कोशिका द्रव। केंद्रक विभाजन 2 चरणों में संपन्न होता है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन मेयोसिस फेज 1 और मेयोसिस फेज 2 कहा जाता है। मियोसिस 5 चरण में संपन्न होता है। अंतरावस्था पूर्व इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टेलोफेज। इन पांचों में सबसे बड़ी अवस्था प्रोफेज की अवस्था होती है जो 5 चरण में संपन्न होती है। लेप्टोटीन, इस अवस्था में क्रोमोसोम घटित होने लगता है और वह अस्पष्ट दिखाई देता है। साथ ही तारक केंद्र भी बनने लगता है, किंतु विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होता है। जाइगोटीन, इस अवस्था में समजात या समगुणसूत्र जोड़ा बना लेता है और दोनों के बीच आकर्षण होने लगता है। पैक्टीन, इस अवस्था में गुणसूत्र युग्म नामक तैयार होता है। इसी अवस्था में आनुवंशिक सामग्री सामरिक या जीन का आदान प्रदान तथा जीन विनिमय की घटना अवस्था में ही संपन्न होती है।
डिप्लोटिन। इस अवस्था में समजात गुण सूत्र में फिर से प्रतिकर्षण रिफ्लेशन होने लगता है। डाइकाइनेसिस यह प्रोफेज की अंतिम अवस्था है जिसमें गुणसूत्र पूर्णतः विभाजन हो जाता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप 4 आणविक संतान कोशिका का निर्माण होता है, अर्थात जनन कोशिका की तुलना में चारों संतान कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। यह हमारे शरीर के लैंगिक कोशिका सेक्सुअल सेल का विभाजन अर्थसूत्री विभाजन प्रकार का होता है, जिसके फलस्वरूप नए जीव की उत्पत्ति में सहायक होता है। अनुवांशिक जेनेटिक इसमें अनुवांशिक पदार्थ अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिक के बारे में ग्रेगर मेंडल ने 1843 में जानकारी दिया तब ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। हालांकि आधुनिक अनुवांशिक का जनक थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग 1910 में फल मक्खी फ्रूट फ्लाई ड्रोनोकिला पर किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिक के नियम के लिए अपना प्रयोग मटर का पौधा पर किया था, जिसे ही गार्डन पी कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया क्योंकि इसका जीवन काल छोटा होता है, इसे कहीं भी उगाया जा सकता है। मटर के पौधे में 7 प्रकार की विभिन्नताएं, तने की ऊंचाई, फूल का रंग, फूल का स्थान, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग पाई जाती है। इसमें स्वपरागण एवं परंपरागण दोनों ही घटना घटती है। मेंडल ने मटर के पौधे पर जो आनुवंशिक प्रयोग किए थे तो प्राप्त निष्कर्षण के आधार पर उन्होंने कई नियम दिए। प्रभावित का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, आनुवंशिक कारक का पृथक एवं युग्म की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपरिवहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट।